हेलो गाइस, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो फ्रेंड्स, आज जो अपनी क्लास होगी, क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास होगी और इसके अंतर्गत अपना जो पहला जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट हेडिंग जो मैंने कराई थी वो कराई थी ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में अंतर। क्या? ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में अंतर। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी सार्थक अंक। आज जो अपनी हेडिंग है वो है सबसे पहली सार्थक अंक। सार्थक अंक, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इंग्लिश में बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये अपनी हेडिंग है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं कि सार्थक अंक वे अंकपूर्ण, सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं अर्थपूर्ण अंक होते हैं अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। तो देखिए सार्थक अंक की परिभाषा क्या होती है। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। अब जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे देखिए, अब हमारे पास दे रखा है 20.25। अब ये जैसे रुपए दे रखे हैं तो यहां सार्थक अंक क्या होगा, वे अर्थपूर्ण। तो इसका अर्थ निकल रहा है कि ये जो 20 है ये हमारा कैसा है, सार्थक है। और ये पॉइंट में जो 25 है, 0.25 जो है ये असार्थक है। क्या है? असार्थक है। तो कहने का अर्थ यह है कि पॉइंट से पहले जो भी संख्या होगी वो सार्थक अंक कहलाएगी और पॉइंट के बाद की जो संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, असार्थक कहेंगे। जैसे कि 28.259416। तो इसमें जो सार्थक अंक है अपना वो कितना है, 28। ये क्या है, सार्थक है, सार्थक अंक। और ये वाली जो संख्या है ये असार्थक है। तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक बच्चे की समझ में ये बात आ रही होगी कि सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। यानी कि पॉइंट से पहले की जो भी संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सार्थक अंक कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो हेडिंग है, आगे आने वाली जो हेडिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर ये जो हेडिंग रहेगी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या फिर एक और नाम है इसका परमाणुवाद। परमाणुवाद। अगर क्वेश्चन में आए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए तब भी आपको यही जो है इसकी थ्योरी लिखनी है। और अगर परमाणुवाद आता है तब भी आपको यही लिखना है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इंग्लिश में जो इसका नाम है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सुनिए, तो इनका जो डाल्टन है तो इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। तो यहां इन्होंने क्या किया था कि सन 1808 में, क्या सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था?
परमाणु का, ठीक है, नाम ही आ रहा है परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन, पहला क्वेश्चन बनता है कि डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया या डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। फिर है जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद भी कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने, सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत दिया, ठीक है। सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणुवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डाल्टन का परमाणुवाद, ठीक है। इसके जो सिद्धांत है, इन्होंने ये जो परमाणु का सिद्धांत दिया, तो इसके जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। तो इसके सिद्धांत निम्नवत है। तो ये जो परमाणु सिद्धांत दिया था, तो इसके अंदर क्या क्या सिद्धांत थे या इसकी जो थ्योरी थी, ठीक है, डाल्टन के परमाणुवाद की जो थ्योरी थी, इन्होंने जो थ्योरी दी वो क्या क्या दी। तो पहला पॉइंट दिया कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है। इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया कि द्रव्य जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। द्रव्य जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है। तो पहला जो पॉइंट था इनका वो क्या था कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है। अब अगर बात आए, सबसे पहली बात कि ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य क्या होता है। तो सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैंने द्रव्य के बारे में बताया है कि द्रव्य वह होता है जिसका कुछ आयतन हो और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है, या पदार्थ कहते हैं। तो जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसका कुछ आयतन हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो डाल्टन ने क्या कहा कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कि द्रव्य जो बनता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि पहला वाला जो पॉइंट है वो आपकी समझ में आ गया होगा। द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये जो द्रव्य जो होता है बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल महीन महीन कणों से मिलकर बना होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। अब इन्होंने जो सेकंड पॉइंट दिया वो क्या दिया कि परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। इनका जो सेकंड पॉइंट था कि परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न। तो सेकंड पॉइंट क्या था
कि ये जो परमाणु जो होते हैं, परमाणुओं को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही इनको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। ये अपने आप जो उत्पन्न होते हैं और अपने आप ही नष्ट होते हैं। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या दिया, ये जो थ्योरी है, ये हम लोग थ्योरी करा रहे हैं डाल्टन की। तो डाल्टन का पहला नियम कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। सेकंड पॉइंट दिया कि परमाणुओं को, क्या दिया, कि परमाणुओं को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, परमाणुओं को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उनको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गोले गोले वाले पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रखने हैं कि द्रव्य अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि परमाणु किसे कहते हैं, तो जो छोटे छोटे द्रव्यों से मिलकर बना है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणुओं को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो दोनों पॉइंट हैं आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो दिया, थर्ड पॉइंट दिया कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के सभी गुणधर्म जैसे संरचना, आकार, द्रव्यमान आदि एक समान होते हैं। तीसरा जो पॉइंट दिया इन्होंने, तो तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या कहा कि किसी दिए हुए तत्व के, किसी दिए हुए तत्व के, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के, सभी परमाणुओं के, क्या कह रहा है, सभी परमाणुओं के सभी गुणधर्म, सभी गुणधर्म जैसे संरचना, जैसे पहला पॉइंट है संरचना, आकार, द्रव्यमान, आकार, द्रव्यमान, आकार, द्रव्यमान आदि एक समान होते हैं। देखिए इनका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि किसी दिए हुए तत्व के, तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो तत्व को हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं तत्व को, एलिमेंट, ठीक है। तो आगे यहां कह रहा है कि कोई तत्व दिया है हमें, तो तत्व के सभी परमाणु, तो तत्व के जो परमाणु होंगे, ठीक है, तत्व के जो परमाणु होंगे, तो परमाणुओं के जो गुणधर्म होंगे, यानी उनके जो गुण होंगे, जैसे उसकी संरचना, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आकार कैसा है, ठीक है, तो उसकी संरचना, उसका आकार यानी कि उसकी साइज, उसका साइज कैसा है, द्रव्यमान यानी कि उसका वजन कैसा है, आदि एक समान होते हैं। यानी कि जितने भी तत्व होंगे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे, तो उनके जो गुणधर्म जो होंगे, उनके गुणधर्म कैसे होंगे, सभी के गुणधर्म एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इनका थर्ड पॉइंट आता है। तो बच्चों आप लोगों की समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। अगर यहां भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर बात की जाए तत्व क्या होते हैं, किसी दिए हुए तत्व को अगर पूछा जाए कि तत्व क्या है या तत्व की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो वे द्रव्य जो एक ही परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। तत्व की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि वे द्रव्य जो एक ही परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि एक ही परमाणुओं के हों और किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पदार्थों में विघटित नहीं हुए, जो विघटित नहीं किए जा सकते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। तो तत्व की जो परिभाषा है वो क्या है कि वे द्रव्य जो एक ही परमाणु हो, यानी कि एक जैसे परमाणुओं से बने हो, तो उन्हें हम लोग तत्व कहते हैं। तो जब यहां कह रहा है कि एक ही तत्व के हैं सभी, ठीक है, तो किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु, यानी कि एक जैसे एलिमेंट के सभी तत्व दे रखे हैं,
तो उनके जो गुण होंगे, उनकी जो संरचना होगी, उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका जो आकार होगा और उनका द्रव्यमान कैसा होगा, सभी एक समान होते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो चौथा पॉइंट दिया इन्होंने जो 4 पॉइंट दिया वो क्या दिया कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, क्या कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में अलग होते हैं, गुणधर्मों में अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए 4th पॉइंट जो इन्होंने दिया वो क्या कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, यहां एक ही तत्व की बात नहीं कर रहा है, अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में अलग होते हैं, या ये कहें कि गुणधर्मों में भी भिन्न भिन्न होते हैं, गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अगर अलग तत्व के परमाणु हैं तो उनके जो गुण होंगे वो अलग अलग होंगे, उनकी संरचना जो होगी वो अलग होगी, उनका आकार जो होगा अलग होगा, उनका द्रव्यमान जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न गुणधर्मों में, यानी इनके जो गुणधर्म होंगे वो भी कैसे होंगे, अलग होंगे। अब इनका जो 5वां जो पॉइंट रहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अगला पॉइंट क्या रहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट रहा, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा नीचा कर दूं। तो ये जो पॉइंट क्या रहा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु की कोई जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके जो परमाणु होंगे केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस O2। तो ये जो अभिक्रिया हुई तो यहाँ क्या बनेगा, CO2, यानी कि यहाँ ये जो दोनों एक साथ मिल गए। क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, यानी एक से दूसरी जगह जाते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना नहीं है। तो 5वां पॉइंट क्या रहा कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया आपका 6वां। तो 6 पॉइंट जो रहा, 6 पॉइंट क्या रहा कि समान या भिन्न तत्वों के परमाणु, समान या भिन्न तत्वों के परमाणु, क्या कह रहा है, समान या भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजित होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं। इन्हीं के बाद में अणु कहा जाने लगा, इन्हीं के बाद में अणु कहा जाने लगा। अब ये जो पॉइंट है क्या दे रखा है, सुनिए। समान या भिन्न तत्वों के परमाणु या तो समान हो और या फिर अलग तत्व का हो, ठीक है। या तो उसी समान, या तो उसके जैसा समान हो या फिर भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजित होकर, संयोजित का मतलब है कि अगर उन्हें मिला दिया जाए, ठीक है। जैसे ये मार्कर जो है
कैसा है, ब्लू है, और ये रेड है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए, क्या कह रहा है, या तो समान हो या फिर भिन्न हो, अगर इन तत्वों के परमाणुओं को मिलाया जाएगा तो ये संयोजित होकर क्या बनाएंगे, यौगिक परमाणु। ये संयोजित होकर क्या बनाते हैं, तो ये बनाएंगे यौगिक परमाणु। ठीक है, समान के हो या फिर भिन्न तत्व के परमाणु हो, अगर इन्हें मिलाया जाएगा तो मिलाने पर ये क्या बनाते हैं, तो ये संयोजित परमाणु बनाते हैं। ठीक है, अगर भिन्न तत्व के हैं और या फिर समान तत्व के हैं तो भिन्न या समान तत्व के परमाणु संयोजित होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। और इन्हीं के बाद, यानी कि ये जो डाल्टन की थ्योरी है, इसके बाद और जो दूसरे साइंटिस्ट आए, इनके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने इस बात को क्या कहा, तो उन्होंने इसको क्या कहा, अणु कहा। ठीक है, इन्होंने इसको क्या कहा, अणु कहा। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग जो है समझ रहे होंगे। तो इनके जो सिद्धांत हैं डाल्टन के, ये जो सिद्धांत है यहां पे खत्म होते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, इनकी जो सीमाएं थी वो क्या क्या थी, डाल्टन के सिद्धांत की जो सीमाएं जो थी वो क्या क्या थी। चलिए, तो यहां तक अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आप लोगों की समझ में आ रहा हो, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, जिससे हमें अच्छा लगे कि और हमारा भी मन करे कि हाँ, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिससे हम लोग आगे भी और अच्छी अच्छी इसे वीडियो बना सकें। अब जो हेडिंग रहेगी, अगली हेडिंग लगाइए कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, उसकी जो लिमिट थी वो क्या क्या थी। ठीक है, अगली हेडिंग लगाइए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, सीमाएं सही लिखा है ना, ठीक है। तो इनकी जो सीमाएं थी वो क्या क्या थी, तो इन्होंने क्या कहा है कि सीमाओं का मतलब है कि इनकी जो लिमिट थी, ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी जो लिमिट थी वो क्या क्या लिमिट थी। तो सबसे पहले सुनिए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोगों के नियम को समझाने में सफल रहा। रासायनिक संयोग का मतलब है कि जो केमिकल जो रिएक्शन होती है उनमें जो संयोग होता है, तो उसको समझाने में सफल रहा। तो इनका पहला पॉइंट क्या है, यहां से लिखिए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोगों के, या रासायनिक संयोग, रासायनिक संयोग के नियमों को समझाने में सफल रहा। क्या कह रहा है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो रासायनिक संयोग, ठीक है, रासायनिक संयोगों का जो नियम था उसको समझाने में ये नियम सफल रहा। फिर आगे कह रहा है परंतु यह तत्वों की संयोजकता, परंतु यह तत्वों की संयोजकता, परंतु यह तत्वों की संयोजकता, तत्वों की संयोजकता, ठीक है, परंतु यह तत्वों की संयोजकता परमाणु द्रव्यमान व रेडियो एक्टिवता, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान व रेडियो एक्टिवता, व रेडियो एक्टिवता को समझाने में असफल रहा।
को समझाने में असफल रहा। तो ये नियम क्या कह रहा है, देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग, ठीक है, रासायनिक संयोग के नियमों को समझाने में तो सफल रहा, ठीक है, कि परमाणु सिद्धांत जो है रासायनिक संयोग के नियम को समझाने में सफल रहा, परंतु यह संयोजकता, परमाणु द्रव्यमान व रेडियो एक्टिवता को समझाने में ये कैसा रहा, तो वहां पे ये असफल रहा। तो यहां क्या कह रहा है कि ये जो परमाणु सिद्धांत का जो नियम था, तो रासायनिक संयोग के नियम को तो समझाने में ये सफल रहा, लेकिन उसकी जो संयोजकता है, उसका द्रव्यमान है और उसकी जो रेडियो एक्टिवता है, उसको समझाने में ये नियम असफल रहा। आगे तो इस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं, तो इस सिद्धांत की, आगे लिखिए, इस सिद्धांत की सीमाएं निम्नवत है। तो पहला पॉइंट क्या है, तो इस सिद्धांत की जो सीमाएं हैं वो निम्नवत हैं। तो पहला है कि यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के उन नियमों को समझाने में, यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के उन नियमों को, रासायनिक संयोग के उन नियमों को समझाने में सफल रहा, जो समझाने में सफल रहा जो द्रव्यमान पर आधारित थे, जो द्रव्यमान पर आधारित थे, परंतु यह आयतन पर आधारित नियमों, परंतु यह आयतन पर आधारित नियमों, परंतु यह आयतन पर आधारित नियमों जैसे गु-लेसक के नियम, या ये कहें कि आयतन पर आधारित नियमों को समझाने में असफल रहा। सुनिए, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत, इसकी जो सीमाएं थी, इसकी जो लिमिट थी, वो कहां तक थी। सीमाओं का मतलब होता है कि अपनी लिमिट, ठीक है। लिमिट को आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोई कहे कि कितना वजन उठा सकते हो, तो किसी की लिमिट होगी 5 किलो, किसी की होगी 10 किलो, किसी की होगी 20 किलो, ठीक है। तो लिमिट का मतलब है कि सीमाएं, ठीक है। अब जैसे सीमाओं की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, तो इंडिया के लोग उधर नहीं आ सकते, पाकिस्तान के लोग इधर नहीं आ सकते, तो वहां पे क्या है, सीमा है, ठीक है। तो एक लिमिट है। आप लोगों से भी कहते हैं कि अपनी लिमिट में रहो, अपना काम उतना ही करो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादातर पढ़ाई करो, ठीक है। तो लिमिट का अर्थ क्या है, तो इनकी जो लिमिट थी, यानी कि इनकी जो सीमाएं थी, वो क्या क्या सीमाएं थी। पहला पॉइंट है कि यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के उन नियमों को समझाने में सफल रहा जो द्रव्यमान पर आधारित थे, ठीक है। यानी जो रासायनिक संयोग जो था, तो कौन सा, उन नियमों को समझाने में सफल रहा जो द्रव्यमान पर आधारित थे, यानी कि द्रव्यमान पर आधारित संयोग को समझाने में ये सफल रहा था। परंतु यह आयतन पर आधारित, यानी कि द्रव्यमान वालों को समझाने में तो यह नियम सफल रहा, लेकिन अगर आयतन पे बात आ जाए तो आयतन पर आधारित नियमों को समझाने में यह कैसा रहा, असफल रहा, ठीक है। आयतन पर आधारित नियमों को समझाने में यह कैसा रहा,
तो वहां पर ये फेल हो गया, यानी कि असफल हो गया। अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट कि इस सिद्धांत से स्पष्ट नहीं हो सका कि विभिन्न तत्व परमाणु द्रव्यमान, आकार या संयोजकता से भिन्न भिन्न क्यों हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो सका, कि समान या भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजित होकर वे विभिन्न समान या विभिन्न तत्वों के परमाणु संयोजित होकर तो समान या भिन्न तत्वों से संयोजित होकर अणु क्यों बनाते हैं, और एक और जो पॉइंट था तीसरा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता हुआ है कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो सका, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो सका विभिन्न तत्व परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के बाद लिखिए द्रव्यमान, तथा संयोजकता में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, तो देखिए यहां क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि समान या विभिन्न तत्व के परमाणु, क्या कह रहा है, समान या भिन्न तत्व के परमाणु की समान या भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान तथा संयोजकता में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। अब आप लोग सुनिए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि समान या फिर भिन्न तत्व, या तो एक जैसे तत्व हो या फिर अलग अलग तत्व हो, तो उन तत्वों के परमाणु संयोजित होकर अणु क्यों बनाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये था कि इस सिद्धांत से जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि समान तत्व के परमाणु या अलग तत्व के परमाणु, भिन्न तत्व के परमाणु संयोजित होकर अणु क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो पहली लिमिट इसकी क्या थी कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि समान या भिन्न तत्व के परमाणु संयोजित होकर अणु क्यों बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट यह था कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि समान
या भिन्न तत्व, क्या कह रहा है कि समान या भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। क्या कह रहा है कि समान या भिन्न तत्व के परमाणु या तो एक जैसे परमाणु हो और या फिर समान हो, अगर उनका जो द्रव्यमान है, उनकी जो वैलेंसी है यानी उनकी जो संयोजकता है वो अलग अलग क्यों होती है। तो ये डाल्टन के परमाणु नियम की कुछ सीमाएं थी। अगला पॉइंट है इनका कि यह सिद्धांत परमाणु तथा अणुओं के मध्य, यह सिद्धांत परमाणु तथा, यह सिद्धांत परमाणु तथा, यह सिद्धांत परमाणु तथा, क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत परमाणु तथा अणुओं के मध्य उपस्थित, अणुओं के मध्य उपस्थित, अणुओं के मध्य उपस्थित आबंधन बल की प्रवृत्ति, आबंधन बल की प्रवृत्ति आबंधन बल की प्रवृत्ति को समझाने में भी असफल रहा, प्रवृत्ति को भी समझाने में भी असफल रहा, असफल रहा। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मैं ये चेक कर लूं। चलो दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, कि यह सिद्धांत परमाणु, क्या कह रहा है, परमाणु और या फिर अणु, कि ये जो सिद्धांत था या तो अणु हो और या फिर परमाणु हो, ठीक है, परमाणु हो या फिर अणुओं के मध्य उपस्थित एक बल लगता है आबंधन बल। कौन सा बल लगता है, आबंधन बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइंडिंग फोर्स, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इस बल को बोलते हैं बाइंडिंग फोर्स। तो यहां क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत परमाणु तथा अणुओं के मध्य उपस्थित आबंधन बल की प्रवृत्ति, यानी आबंधन बल की जो प्रवृत्ति है कि आबंधन बल किस प्रकार का होता है या उसमें जो कार्य है, तो उसको भी समझाने में ये जो नियम है कैसा रहा, असफल रहा, ठीक है। तो यहां अपने फोर्थ 4 पॉइंट हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है, उसको वही मैं करा देता हूं। तो 5वां जो पॉइंट है लिखिए। अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अब हम लोग कहते हैं अगला पॉइंट, 5वां जो पॉइंट है इसका, ठीक है। तो 5th पॉइंट दे रखा है कि यह सिद्धांत परमाणु तथा अणु के मध्य विभेद करने में सफल नहीं हो सका। यह सिद्धांत परमाणु तथा अणु के मध्य, यह सिद्धांत परमाणु तथा अणु के मध्य विभेद करने में असफल रहा, विभेद करने में असफल रहा। तो क्या कह रहा है कि ये जो नियम था, तो ये नियम क्या कह रहा है कि परमाणु और अणु के मध्य विभेद करने में भी कैसा रहा, तो विभेद करने में ये असफल रहा। तो ये जो आपकी जो डाल्टन की जो थ्योरी है, ठीक है, डाल्टन की थ्योरी आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट होती है। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आगे भी ये चैप्टर काफी रह गया है, तो कम से कम 2 या 3 या 4 भी इसकी जो वीडियो बन सकती है। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें और अपनी राय हमें जरूर दें इस वीडियो के बारे में, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अब हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।